बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 23 में पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 175। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और पहली खबर वाशिंगटन डीसी से, जहां पर सदर ट्रंप की बहुत ही खास वजीर तुलसी गैबर्ड ने इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत ही अहम खबर है क्योंकि उनकी वजारत बहुत ही अहम थी। वैसे तो अभी तक 4-5 लोग या 4-5 वजीर जो हैं वो सदर ट्रंप की कैबिनेट से मुस्तफ़ी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शायद आने वाले तमाम इस्तीफ़ों में ये सबसे बड़ा इस्तीफ़ा है। तुलसी गैबर्ड जो हैं वो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस थी। उनके नीचे कह लीजिए या उनकी कोऑर्डिनेशन में तकरीबन 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज थी अमेरिका की, जैसा कि FBI, जैसा कि CIA, जैसा कि NSA, मिलिट्री इंटेलिजेंस, डिफेंस इंटेलिजेंस। वैसे तो CIA और FBI की अपनी अपनी चेन ऑफ कमांड है जो डायरेक्टली सदर को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी में ये शामिल है कि उन्होंने डायरेक्टर इंटेलिजेंस को, जो तुलसी गैबर्ड थी, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, आप कह लीजिए कि इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स की सबसे बड़ी ओहदेदार, इनको आप DGISI या रॉ के चीफ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक एजेंसी के, वैसे तो पाकिस्तान में तो खैर वो मालिक कुल हैं, लेकिन अगर आप कानूनी तौर पर बात करें तो ये ओहदा उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इसके नीचे NSA भी है, नीचे कह लीजिए, या इनको उन्होंने भी रिपोर्ट करना है। सभी ने इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स हैं वो इनको देनी है और इन्होंने प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करनी है। मतलब कि अमेरिका को कहाँ से क्या ख़तरा है, ईरान एटम बम बना रहा है या नहीं, कोई मुल्क अमेरिका पर हमला करने वाला है या नहीं, अमेरिका के जो मफादात हैं उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाला है या नहीं, अमेरिका पर कोई दहशतगर्दी के हमले का प्लान कर रहा है या अमेरिकी फ़ौजों पर हमले का प्लान कर रहा है। इन तमाम चीज़ों की जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है और उसके ऊपर फैसला साजी है वो इनका काम था। इसलिए ये सबसे अहम तरीन अभी तक का इस्तीफ़ा है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बता दें, फिर क्विकली पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है उन खबरों की तरफ चलना है, क्योंकि हमारी किस्मत में तो वही चद्दड़ साहब और मरीम नवाज़ और वही वाली खबरें हैं। तो अब मैंने कहा कि थोड़ा आपके मुंह का टेस्ट चेंज कर दें, थोड़ा इंटरनेशनल खबरें भी आपके सामने रख दें, क्योंकि वहाँ पर तो सब कुछ वही चल रहा है जो रिपीट करना पड़ता है हमें। तो तुलसी गैबर्ड जो हैं ये पहले अमरीकी फ़ौज में भी रही हैं, ये लेफ्टिनेंट कर्नल थी। फिर जब ये वहाँ से इन्हें रिटायरमेंट हो गई तो ये कांग्रेस वुमेन बन गई। ये कांग्रेस का इलेक्शन जीता, गालिबन 2013 या 14 में ये कांग्रेस में इन्होंने इलेक्शन जीता और 2021 तक ये उसमें रही। ये डेमोक्रेट पार्टी में थी, ये रिपब्लिकन में नहीं थी, और इन्होंने हिलरी क्लिंटन की मुखालफत की थी, बर्नी सैंडर्स के हक में कैंपेन चलाई थी, जिस वजह से इन्हें डेमोक्रेट पार्टी से अलग होना पड़ा गालिबन 2020 में। और उसके बाद 2022 में इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन कर लिया और फिर गालिबन, अगर मैं गलत नहीं तो 2020 में इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, या प्राइमरी जो US प्रेसिडेंट की रेस थी उसमें भी हिस्सा लिया था। ये एंटी वॉर थी, मतलब ये जंगों के खिलाफ थी, इसलिए ये बहुत ही, आप ये कहिए कि डिफ़िकल्ट स्पॉट पर थी। अभी जब ये डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस थी और इन्हें कांग्रेशनल हेयरिंग्स के अंदर आकर ये बताना पड़ता था कि ईरान पर हमला करके हमने ठीक किया या गलत किया, और वहाँ पर इनसे सवालात पूछे जाते थे कि बताइए क्या वाकई ईरान एटम बम बनाने के करीब तरीन था या नहीं, तो इनको वहाँ कहना पड़ता था कि नहीं, वो बिल्कुल करीब तरीन नहीं था। जब इनसे फिर अगला सवाल पूछते थे कि प्रेसिडेंट ने ये फैसला, आपने ये प्रेसिडेंट को बात बताई या नहीं, आपने क्या प्रेसिडेंट को कहा कि आप हमला ना कीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ इन्हें बातें गोल मोल करना पड़ती थी। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके अल्फाज से लगता था कि ये इस्तीफ़ा दे देंगी, या मतलब कि ये वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है। ये सभी इस पर तजिया करते थे क्योंकि ये बहुत वोकल थी कि अमेरिका जो है वो रजीम चेंज करता है। जी हाँ, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करती थी अमेरिका के रजीम चेंज ऑपरेशंस के ऊपर। इसलिए मिडल ईस्ट में स्पेशली जो रजीम चेंज ऑपरेशंस, और अब पाकिस्तान में भी आपको साइफर के बाद पता है, तो ये ऐसे तमाम चीज़ों की बहुत ही क्रिटिक थी और इनका बड़ा ही क्रिटिकल व्यू पॉइंट था उस सब के ऊपर। तो अभी लोगों को लगता था कि कैसे ये डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस रह पाएंगी जब इनके ख्याल में ईरान एटम बम नहीं बना रहा था अभी, या करीब नहीं था बनाने के, और अमेरिकी हमला हो गया। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जो इन्होंने इंटेलिजेंस दी उसके बरखिलाफ फैसला किया गया। तो बहुत सारे लोग तो ये समझते थे कि शायद ये तभी इस्तीफ़ा दे देंगी।
इन्होंने तब तो इस्तीफ़ा नहीं दिया, लेकिन इनके इस्तीफ़े की बातचीत बहुत देर से चल रही थी कि किसी वक्त भी ये इस्तीफ़ा देगी। इनके जो डायरेक्टर थे, जो कैंट शायद उनका नाम था, वो तो पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल और कई और कैबिनेट, मेरा ख्याल कॉमर्स की कोई मिनिस्टर जो सेक्रेटरी थी, मिनिस्टर थी, वो भी और भी लोग जो हैं वो इस्तीफ़ा पहले ही दे चुके हैं सदर ट्रंप की कैबिनेट में से। इससे आपको ये भी अंदाज़ा होता है कि सदर ट्रंप का जो स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत सारे उनके जो अंदरूनी हल्के के लोग हैं वो भी उनसे मुत्तफिक नहीं होते या वो उनसे मुत्तफिक नहीं होते। बहरहाल तुलसी गैबर्ट साहबा ने मीडिया को तो यही बताया है कि उनके शौहर को कैंसर डायग्नोज हुआ है, जिसकी वजह से वो उनको वक्त देना चाहती हैं और इसलिए इस पोजीशन से इस्तीफ़ा दे रही हैं। लेकिन साथ साथ मीडिया ये तज्जिए कर रहा है कि नहीं, ये इस्तीफ़ा ईरान जंग की वजह से। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि तुलसी गैबर्ट की एक तरफ इस्तीफ़े की ये खबर आई, तो दूसरी तरफ अमरीकी मीडिया में ये खबर आई कि सदर ट्रंप, जिनके बेटे की शादी है अभी इसी शायद वीकेंड के ऊपर, और वो एक आइलैंड के ऊपर शादी कर रहे हैं, जो उनका सबसे बड़ा बेटा है, गालिबन जूनियर डॉन उनका नाम है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उनकी शादी हो रही है, दूसरी शादी है उनकी, वो सबसे बड़े बेटे हैं सदर ट्रंप के, उसमें सदर ट्रंप ने शामिल होना था। फिर अचानक मीडिया में खबर आई कि सदर ट्रंप तमाम मसरूफियत छोड़कर वाशिंगटन डीसी में ही वापस आ रहे हैं और वो कहीं नहीं जा रहे क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट फैसला साजी करनी है। अब इससे लोगों को लगता है कि कहीं दोबारा हमला होने जा रहा है या कोई सुलह होने जा रही है, इसका अभी किसी को पता नहीं। लेकिन ये ज़रूर है क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड है, यहाँ पर अमेरिका में पीर वाले दिन की भी छुट्टी है, जिससे ये लॉन्ग वीकेंड बनता है। और अमूमी तौर पर लॉन्ग वीकेंड्स के ऊपर सदर ट्रंप जो हैं वो या तो फ्लोरिडा जाते हैं या कहीं भी छुट्टी गुजारते हैं, वो वाशिंगटन डीसी में नहीं रहते। उनका वाशिंगटन डीसी में इस लॉन्ग वीकेंड पर रहना ये साबित करता है या लोगों को तासुर जाता है कि कुछ ना कुछ अहम होने वाला है। क्या जंग की तरफ वापस जा रहे हैं या मुआहदा हो रहा है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। तुलसी गैबर्ट का तो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड आपको बताया और ये भी कहा मैं पाकिस्तान में तो उनका जो हमपल्ला है उसका कंपैरिजन आपको नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आप ये कहें कि वो DGISI की टाइप का उनका ओहदा है तो नहीं, वो उससे बहुत सीनियर हैं। DGISI बहुत जूनियर हैं अगर आप कानून का हिसाब लगाएं। वैसे पाकिस्तान में तो आपको पता ही है जो कुछ चलता है। इसी तरह रॉ के चीफ से अगर आप उनका कंपैरिजन करें तो नहीं, वो उससे भी सीनियर पोजीशन पर थी। रॉ का चीफ भी एक एजेंसी को हेड करता है। तुलसी गैबर्ट के साथ कोऑर्डिनेशन में कम से कम 18 डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेटर्स जो थे वो कोऑर्डिनेट करते थे। अब अगली खबर अमेरिका से ही, और वो खबर मार्को रूबियो का बयान है जो अमेरिकी वजीर खारजा हैं। वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान जा रहे हैं, उनसे हम मुसलसल राब्ते में हैं और उम्मीद है ईरान से जल्द मुआहदा हो जाएगा। साथ ही एक ईरानी न्यूज़ एजेंसी ये क्लेम कर रही है कि ईरान और अमेरिका का जो बेसिक ड्राफ्ट है उसके ऊपर कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हो गया है। कुछ चीज़ें बाकी हैं लेकिन ज़्यादा बड़ी चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट हो गया है और किसी वक्त भी इसको अनाउंस किया जा सकता है या इस पर दस्तखत हो सकते हैं। आपको पता है कि मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर और कुवैत और दूसरे जो अहम ममालिक हैं वो इस सारे मामले पर पिछले कई हफ्तों से काम कर रहे हैं। आपने देखा कि मोहसिन नकवी कई दफ़ा ईरान जा चुके हैं और वहाँ पर मुलाकातें भी कर चुके हैं। तो अब यही ओपिनियन तो लोगों का यही है कि या तो किसी वक्त भी ये मुआहदा जो है ये अनाउंस हो जाएगा और या फिर शायद जंग की तरफ वापस जाना पड़े। लेकिन इसमें सबसे अहम नुक्ता ये है कि सदर ट्रंप का वाशिंगटन डीसी में रुक जाना, क्योंकि अगर मुआहदा होना है तो वो फ्लोरिडा से बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ जाना तो नहीं, और अगर वहाँ जाना भी है तो वो फ्लोरिडा से जहाज़ पर बैठ के जा सकते हैं। तो इसलिए अभी सभी कंफ्यूज हैं कि ये मुआहदा होने जा रहा है, ये जंग दोबारा होने जा रही है, इसके ऊपर किसी को अभी आगाही मौजूद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो आपके सामने पाकिस्तान से रखते हैं। एक तरफ तो आपको पता है जो पाकिस्तान सुलह करवा रहा है, तो दूसरी तरफ ज़ियारत और चागी में नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले, मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह, एक पुलिस ऑफिसर समेत 4 अफराद को उन्होंने अगवा कर लिया। ज़ियारत में नामालूम अफराद ने कोयले से लदे हुए 5 ट्रक जला दिए, साथ ही मांगी पुलिस स्टेशन के SHO और उनके साथ 4 और लोगों को, पुलिस के लोगों को अगवा करके साथ ले गए। तो ये सूरत हाल हमारी बनी हुई है बलूचिस्तान के अंदर। दूसरी तरफ टारगेट किलिंग वाक़यात में इंडियन मुदाखलत के मजबूत शवाहिद मौजूद हैं, ये कहते हैं माजिद निज़ामी,
सहाफ़ी हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं। ये वही खबर है जो हमने आपके सामने रखी थी, जिसमें हमज़ा बुरहान नामी एक नौजवान को शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया आज़ाद कश्मीर में इंडिया ने ऑपरेशन करके, जो पीछे से पुलवामा से थे, मकबूजा कश्मीर से, और उन पर इंडिया इल्ज़ाम लगाता था कि वो दहशतगर्द हैं और पुलवामा हमले में वो मुलव्वस थे। आपको पता है कि नया काम नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को इंडिया पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन करके कत्ल कर चुका, और ये गार्डियन जो है इसके ऊपर एक भरपूर तरीके से स्टोरी रख चुका। अब माजिद निज़ामी कहते हैं कि ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, इसमें नवाबशाह में लश्कर तैयबा के सलीम रहमानी, कराची में जैश मोहम्मद के अब्दुल जाहिद उर्फ इब्राहिम ज़हूर मिस्त्री, रावलपिंडी में हिजबुल मुजाहिदीन के बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज़ आलम, लाहौर में खालिस्तान तहरीक के मलक सरदार सिंह उर्फ परमजीत सिंह, और कराची में अलबदर मुजाहिदीन के सैयद खालिद रज़ा, रावलाकोट में लश्कर तैयबा के मोहम्मद रियाज उर्फ अबू कासम कश्मीरी, लाहौर में सरबजीत सिंह को कत्ल करने वाले आमिर सरफराज तांबा, डस्का में जैश मोहम्मद के मौलाना शाहिद लतीफ़, और मातली बदीन में लश्कर तैयबा के रज़ाउल्ला नज़ामानी, लाहौर में हाफिज़ सईद की रहाइशगाह पर भी हमला किया जा चुका, और ये जो लोग ऊपर बताए इन सबको कत्ल किया जा चुका। इनके साथ साथ एक ब्रिगेडियर भी थे जो शायद साबिका ब्रिगेडियर थे ISI के, उनका नाम भी गालिबन हमज़ा था, उन्हें लिल्ला के करीब जो है वो कत्ल किया गया था। तो ये माजिद निज़ामी साहब अब रिपोर्ट कर रहे हैं कि इतने सारे पाकिस्तानियों को, इन सब पाकिस्तानियों के नाम वैसे 2024 की जो गार्डियन की रिपोर्ट है, जो बहुत ही मुफस्सल रिपोर्ट है, जिसके बाद जो यूनियन मिनिस्टर इंडिया के थे राजनाथ, उन्होंने कहा था कि हाँ हमने मारा है, आइंदा भी मारेंगे और घुस के मारेंगे। तो वो ऑपरेशन जो है वो जारी और सारी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी आज प्रेस रिलीज जारी की है और बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन करके खारजी सरगना जान मीर उर्फ तूर साकब समेत 23 दहशतगर्द जो हैं उन्हें हलाक किया है। अच्छा, इसमें फितनातुल हिंदुस्तान का लफ्ज़ आज इस्तेमाल नहीं हुआ, फितनातुल ख्वारिज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। मेरी समझ से बाहर है कि आज ही के दिन हमज़ा बुरहान को जब कत्ल किया गया कश्मीर के अंदर, तो आज के दिन तो आपको फितनातुल हिंदुस्तान के टिकर जारी करने चाहिए थे। ये अलग बात है कि मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी पूरे मुल्क को फितना मत कहो, उससे आपका जो बयानिया है इंटरनेशनली वो कमज़ोर पड़ जाता है, बचगाना हरकत लगती है। इसलिए जो लोग मुलव्वस हैं, रॉ का चीफ, अमरीकी अपना इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के जो मिनिस्टर हैं, इंडिया के जो फोर्सेस के चीफ हैं, ये जो भी आपको लगता है कि ये 100 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग मुलव्वस हैं, उन्हें फितना कहिए। पूरे मुल्क को, पूरी नस्ल को, पूरी एक कौम को जब आप फितना कहते हैं तो इंटरनेशनली कोई भी आपके बयानिए को बाय नहीं करता। बहरहाल आज फितनातुल हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया गया, फितनातुल ख्वारिज कहा गया। हाँ, फिर नीचे छोटा सा लिखा था कि इनके पीछे हिंदुस्तान की सरपरस्ती है। अगर है तो आप एक डोसियर क्यों नहीं बनाते? आप इंग्लिश में सारे सबूत पूरी दुनिया और इंटरनेशनल मीडिया के सामने क्यों नहीं रखते? आप पाकिस्तान के अंदर जो मगरबी सफरा हैं, सफ़ीर हैं सारे, उनको बुलाकर, जैसे ईरान ने प्रेजेंटेशन दी थी पूरी की पूरी कि उनके यहाँ जब मुजाहरे हुए थे तो कैसे मुजाहरीन के अंदर से ही कुछ लोगों ने लोगों को कत्ल किया था, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप सिर्फ ये उर्दू ज़ुबान में 58 को 58 कहते हुए उर्दू ज़ुबान में टिकर जारी करके हमारा सांस निकाले रखते हैं पूरी कौम का। फितनातुल हिंदुस्तान, फितनातुल हिंदुस्तान, इनके साथ तो हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ। दुनिया को क्यों नहीं बताते इस फितने का? ये सिर्फ पाकिस्तान को क्यों बताते हैं? ये चोरी छुपे अंदर की बात अंदर क्यों रखते हैं? ये पूरी दुनिया के सामने आप क्यों नहीं रखते? आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो शेर अफजल मरवत की। अब खबर ज़रा आ जाए पॉलिटिक्स की तरफ, क्योंकि गौहर खान साहब की स्टेटमेंट आई है। वो कहते हैं कि हद हो गई है कि शेर अफजल मरवत ने सुहेल अफरीदी के खिलाफ अपील की है, इस पर कोई पेशरफ्त नहीं होगी, पिटीशन कामयाब नहीं होगी, PTI में सिर्फ इमरान खान की हदायत चलती हैं, इमरान खान का सुहेल अफरीदी पर एतमाद है और वो वज़ीर आला रहेंगे। गौहर खान जो हैं, जैसे तारा और सितारा तकरीबन सगे भाई हैं, ऐसे गौहर खान साहब भी बहुत ही करीबी दोस्त हैं शेर अफजल मरवत के। वो ना अब मजम्मत करेंगे ना बाद में मजम्मत करेंगे शेर अफजल मरवत की, बल्कि हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो शेर अफजल मरवत को पार्टी में वापस लेके आए। अच्छा, इसमें कोई बुरी बात नहीं, लोगों की दोस्तियां होती हैं, लेकिन अगर आप चेयरमैन भी हैं,
आपको इज़्ज़त और मर्तबा भी इस ओहदे की वजह से, इमरान खान साहब से निस्बत की वजह से मिला है, तो फिर उसका हक अदा कीजिए। कम अज़ कम शेर अफजल मरवत के मुंह पर हाथ ही रख दीजिए, भले मिन्नत करके रख दीजिए। उनको कहिए कि वो ऐसे बयानात ना दें जिसमें वो इमरान खान को नाअहल, फ़र्द वाहद मतलब डिक्टेटर और सज़ा याफ्ता मुजरिम कहें, और कहें कि ये इस काबिल नहीं कि इनके कहने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा चेंज हो, क्योंकि इमरान खान के कहने पर चेंज हुआ तो ये गैर आइनी काम है, इसको अदालत जो है वो रद्द कर दे। मरवत साहब ने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया और ये कहा कि अगर मुझे कोई इज़्ज़त से, एहतराम के साथ मेरे से कोई तकाजा करे तो मैं पूरा करता हूँ। मुझे गुस्सा तब आता है जब लोग मेरी इंसल्ट करते हैं। तो मैंने बहुत ही एहतराम के साथ उनके सामने एक ट्वीट रखा, जो आपके सामने भी रख देता हूँ। मैंने कहा कि मोहतरम इज़्ज़त माब शेर अफजल मरवत साहब, क्योंकि आपने ये सीट इमरान खान के नाम पर जीती थी और अब आप आइनी अदालत, मैंने वहाँ सुप्रीम कोर्ट लिख दिया, पिटीशन उन्होंने आइनी अदालत में कर रखी है। मैंने कहा कि क्योंकि अब आपने आइनी अदालत में इमरान खान को मुजरिम, सज़ा याफ्ता मुजरिम, इमरान खान को नाअहल, इमरान खान को एक डिक्टेटर कह दिया, तो अब आपको इखलाकी तौर पर वो जो सीट आपने इमरान खान के नाम पर जीती थी उससे इस्तीफ़ा देना चाहिए, दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहिए, और अब तो है भी वैसे भी फॉर्म 47 का ज़माना, और जीत कर वापस आ जाना चाहिए। अब देखते हैं कि शेर अफजल मरवत जो कह रहे थे कि बहुत ही इज्जत के साथ अगर कोई मुझसे तकाजा करे तो मैं बिल्कुल भी बदतमीज़ी वापस नहीं करता और मैं उस चीज़ के ऊपर मंतकी बात करता हूँ। अब देखते हैं उनकी क्या मंतक है। वो अभी भी कहते हैं कि मुझे हर सूरत इस सीट पर रहना है या इस्तीफ़ा देना है। एक और काम हुआ उनके साथ वहाँ पर। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो एक टेलीविज़न प्रोग्राम में थे और वहाँ पर शफ़क़त अवान पहली दफ़ा MNA बने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनके साथ ये टेलीविज़न प्रोग्राम में थे। उन्होंने कह दिया कि मरवत साहब आपने इमरान खान को बिट्रे किया है। उस पर मरवत साहब को वो जाली किस्म का गुस्सा आ गया और फिर मुंह से झाग शाग निकली थोड़ी सी, और उन्होंने उन पर हमला आवर हुए कि आपने मुझे बिट्रे का लफ्ज़ मेरे लिए कैसे इस्तेमाल किया है। और उन्होंने कहा कि बिट्रे का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि आप इमरान खान की पार्टी से जीते और आप उन्हीं के ख़िलाफ़ पिटिशन्स कर रहे हैं। तो उस पर फिर अगली बहस चल निकली कि आपको इमरान खान ने शायद इसीलिए पार्टी से निकाल दिया। तो मरवत साहब ने कहा कि नहीं, मुझे तो पार्टी से इमरान खान ने नहीं निकाला, ये तो बाहर आके झूठ बोलते हैं। सलमान अकरम राजा ने झूठ बोला है, मुझे पार्टी से नहीं निकाला, ये बकवास की गई है। उस पर जो शफ़क़त साहब थे उन्होंने कहा कि अगर किसी ने झूठ बोला तो उसके बाद भी खान साहब से मुतअद्दिद मुलाकातें हुई, गौहर खान साहब की भी ज़ाहिर हुई, तो वो डिनाई कर देते, वो इस चीज़ को रिफ्यूट कर देते, खान साहब इस चीज़ को कह देते कि ये सलमान अकरम राजा साहब ने झूठ बोला है। उस पर शेर अफजल मरवत साहब के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन साथ ही जब आप झूठ बोलते हैं तो फ़ौरन पकड़े जाते, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए फिर आपको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। वही शेर अफजल मरवत जो एक सांस में कह रहे थे कि मुझे नहीं निकाला गया, अगले ही सांस में उसी प्रोग्राम में कहते हैं कि क्योंकि मुझे PTI से निकाल दिया गया है इसलिए मेरा अब जो दिल करे मैं करूं, इमरान खान के ख़िलाफ़ पिटिशन्स करूं या जो मर्ज़ी करूं, अब जो मेरा दिल करे वो करूं। आपको मैंने बताया ना कि हैं टाउट, लेकिन हैं बहुत ही माठे किस्म के टाउट, मतलब अकल भी नहीं है, इतना फहम भी नहीं है कि अभी मैं क्या कह रहा हूँ। अभी कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुझे नहीं निकाला, PTI ने नहीं निकाला, क्योंकि चेयरमैन तो तारा और सितारा की तरह जो मौजूदा गौहर खान है वो इनके सगे भाइयों की तरह के हैं। तो अगर ज़रा सी भी स्पेस होती तो गौहर खान तो इनको आगे पीछे ना होने देते। तो कह रहे हैं कि मुझे नहीं निकाला, और दूसरी तरफ अपने मुंह से कहते हैं मुझे PTI ने निकाल दिया। तो इनसे अभी फैसला नहीं हो पा रहा कि निकाले गए हैं या नहीं। सुनिए क्या बातचीत हुई। मरवत साहब, आपके साथ लोग उस वक्त खड़े होते थे जब आप इमरान खान के नजरिए पे खड़े थे। आज मुझे आप अपने किसी जलसे में 100 बंदा खड़ा करके दिखाए, मैं मान जाऊंगा शेर अफजल मरवत के लिए आते हैं बंदे। आपके साथ लोग इसी अटैक थे, आप खान का बयानिया लेके चल रहे थे, आपने खान को बिट्रे किया। आज आपको लोग बिल्कुल आपने लफ्ज़ सही इस्तेमाल करो, बिट्रे किया, मेहरबानी करें, जरा तहजीब से बात करें। बिट्रे किया, मैं बिल्कुल तहजीब से बात कर रहा हूं, ये कोई भी नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं आप। मैं बिल्कुल कोई गलत बात नहीं कर रहा। मैं ये चाह रही हूं कि ये डायलॉग हो, ये इस पे 1 मिनट जी आप मुझे बता दें, एक दलील दे दे किस तरह बिट्रे किया। ये इमरान खान से जाके पूछें, तो उन्होंने कहा है कि शेर अफजल मरवत इज नो पार्ट ऑफ पाकिस्तान। आपने सुना है उसको? आपने सुना है? जो लोग गए हैं उन्होंने आके बताया, मेरे सामने नहीं कहा। तो वो सलमान अकरम राजा ने झूठ बोला, कोई झूठ नहीं बोलता। खान साहब उसकी तकदीर कर देते, उसके बाद आपने पूछा खान से, उसके बाद तकदीर कर देते, उसके बाद तकदीर कर देते। आप जो कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेहतरी के लिए आज कर रहे हैं, जहां पे भी बोलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोलते हैं। PTI के लिए मैंने ठेका लिया हुआ है, PTI ने मुझे निकाल दिया ना, तो फिर मेरी मर्जी है जो निकाल दिया, फिर ये क्यों कहते हैं क्या निकाल दिया, लेकिन वो मान जाए निकाल दिया।
सुन लिया आपने। इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि सिर्फ इतना कहा शफकत अवान ने कि वो जितने लोग निकलते थे वो इमरान खान से निस्बत की वजह से निकलते थे। आज इकट्ठे करें ना 100 लोग तो पता चल जाए कि आप लोगों को निकाल सकते हैं। बहरहाल सस्ता किस्म का ये, जैसे इकरारुल हसन को छोड़ा गया है मार्केट में, अब उन्होंने बयान दिया है कि मैं दोबारा नौकरी शुरू करना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इकरारुल हसन को भी पता है कि वो सीनियर प्लेयर नहीं है, उन बेचारों ने कोई सियासत वगैरह नहीं करनी, उन्हें डिसरप्शन करने के लिए भेजा गया है। ये ऐसे ही है जैसे किसी ने कोई बातचीत ना करनी हो, उसके ज़ुम्मे सिर्फ इतना आप लगा दें कि फ़लाँ जगह पर आपने 5-10 मिनट शोर करना है, उसके बाद आप वापस आ जाएं, आपका काम इतना ही है, आपने वहाँ खड़े होकर थोड़ी देर शोर करना है। तो इकरारुल हसन हो, जवाद अहमद हो, दूसरे ऐसे शेर अफजल मरवत हों, इनके ज़ुम्मे सिर्फ ये लगाया कि कोई ना कोई आपने नौटंकी करते रहना है, ड्रामा करते रहना है, कोई ना कोई आवाज़ निकालते रहना है, जैसे गीदड़ नहीं बोलते रात को, आपने शोर करते रहना है ताकि लोगों में इंटरप्शन रहे। बाकी ये कोई ना सीरियस प्लेयर हैं, न थे, ना होंगे, और इनको खुद भी पता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इनको इनके घर वाले सीरियस नहीं लेते तो इन्होंने अपने आप को बेचारों ने क्या सीरियस लेना है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और हमारे बहुत ही मोहतरम रूए रवान जनाब जुनेद अकबर साहब, उन्होंने एक और माशाल्लाह से बयान दे दिया है। उनसे जब पूछा कि शेर अफजल मरवत ने ये जमा करवाया इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा, तो बजाय उसकी वाज़े अल्फाज के अंदर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं दुख हुआ, लेकिन साथ ये भी कहा कि हम तो उन्हें अभी भी वापस लाना चाहते हैं। मतलब जो शख्स इमरान खान को नाअहल, मुजरिम और इमरान खान को डिक्टेटर और इमरान खान को एक मुजरिम या जराइम पेशा शख्स कह रहा है और कह रहा है कि वो नाअहल हैं, वो ये फ़ैसले नहीं कर सकते, और उनके खिलाफ वो पिटीशन लेके चला गया। जुनेद अकबर साहब उनको अभी भी पार्टी में वापस चाहते हैं, और जुनेद अकबर साहब वहाँ पर ये बता रहे हैं कि मुझ पर उनके बहुत सारे एहसानात हैं। ज़रा सुनिए जुनेद अकबर साहब ने जो गुल्हाए अकीदत उन्होंने पेश किए हैं शेर अफजल मरवत के लिए, वो ज़रा सुनिएगा। मरवत साहब को तो मैं अभी इससे पहले भी मैंने की, मैं मरवत साहब का मुझ पे काफी जाती एहसानात है। जब मुझ पे बुरा वक्त था तो सबसे तवाना आवाज मेरे लिए मरवत साहब था। तो इससे जो मरवत साहब के जो चाहने वाले थे, जो चाहते थे मुझ समेत के मरवत साहब और क़यादत के दरमियान फासले कम हो, तो हमें बहुत मायूसी हुई। मरवत साहब को ये काम नहीं करना चाहिए था। हमारी आज भी ख्वाहिश है कि मरवत साहब हमारे साथ डटे रहे और हमारे साथ हो। सुन लिया आपने, मेरी समझ से बाहर है। मसलन बहुत सारी चीज़ें जब मैं यहाँ से करता हूँ, बहुत सारे करीबी दोस्त उनके नाम लेता हूँ, उनके बारे में रिपोर्टिंग करता हूँ। अभी जुनेद अकबर से मेरा बहुत ही एहतराम का रिश्ता है। ये मैंने जो अभी जुनेद अकबर साहब आपके लिए रिपोर्टिंग की है, इसके बाद जो मेरा और आपका ज़ाती एहतराम का रिश्ता है, वो ज़ाहिर है उसमें दरार आएगी। लेकिन मसला ये है कि जब मैं कैमरे के सामने बैठता हूँ तो उसके बाद मैं आपका दोस्त नहीं रहता। जो मेरा एग्रीमेंट लोगों के साथ है, मेरे सुनने वाले जो मुझे हर रोज़ दिन में 2 दफ़ा 30-30 मिनट देते हैं, इस एतमाद के साथ कि मैं सच बोलूँगा, अगर मैं यहाँ पर बैठकर डंडी मारूँ और अपनी दोस्तियाँ निभाऊँ और ये देखूँ कि मुझे फ़ायदा किस चीज़ में और नुकसान किस चीज़ में है, तो फिर इसी को करप्शन कहते हैं, इसी को बददियानती कहते हैं। आज मैंने लौंडा लपाड़ा जी का भी कोई इंटरव्यू देखा, वो भी कह रहे थे कि शहबाज गिल से पूछें क्या वो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि मैंने फाइनेंशियल करप्शन की है, मैंने कोई करप्शन की है। आप इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में अभी आपने शहबाज गिल का आपने नाम लिया, कैन शहबाज गिल एक्चुअली अक्यूज मी ऑफ एनी फाइनेंशियल मिसडीलिंग और करप्शन? तो मैं बिल्कुल आप पर इल्ज़ाम लगा सकता हूँ। आपका वो इंटरव्यू आपको एक दफ़ा फिर सुनवा देते हैं, मरियम नवाज साहबा के साथ जो आपने इंटरव्यू किया था, और आपको फिर शक हुई कि बाहर मार्केट में लोगों को पता लग गया कि मरियम नवाज साहबा ने उसमें से टुकड़े कटवा दिए। तो आपने सियाणे बनते हुए आपने पहले ही अपने व्लॉग में कह दिया कि किसी का बाप भी मुझे नहीं बता सकता कि क्या काटना है और क्या नहीं काटना। लेकिन तब तक आपको इस बात का नहीं पता था कि उस इंटरव्यू का एक रिकॉर्डेड क्लिप जो है वो लीक हो जाएगा। अगले दिन आपकी उस सारी ड्रामेबाजी के बाद भी, माजरत इस लफ्ज़ पर, ड्रामेबाजी के बाद वो ड्रामेबाजी ही थी, वो क्लिप लीक हो गया जिसमें वाज़े तौर पर मरियम नवाज़ कह रही ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो। और आप एक दिन पहले कह रहे थे कि किसी का बाप भी मुझे नहीं बता सकता कि क्या काटना और क्या नहीं, मैंने सहाफ़त की है डंके की चोट पे। तो वो जब मरियम साहबा ने कटवा दिया तो सब कुछ क्या हुआ था, ये दोनों दिनों के क्लिप जुड़े हुए हैं। ये ज़हन में रखिए कि जो डंके की चोट किसी का बाप नहीं बता सकता, ये एक दिन पहले इन्होंने मरियम का इंटरव्यू किया, मरियम नवाज साहबा का, फिर इनका ये डंके की चोट और किसी का बाप नहीं बता सकता वो क्लिप आया। उसके बाद मरियम साहबा जो कह रही ये भी काट दो, ये भी काट दो, वो आया, क्लिप लीक हुआ। तो ये जो एडिटर है उसने उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा एडिट करके आपके सामने रखा है। तो देखिए करप्शन किसे कहते हैं, सुनिए। ये मंसूर अली खान है, किसी के बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है
कि वो मुझे आके डिक्टेट करे कि मैंने क्या सवाल करना है और क्या नहीं करना, कि मुझे कोई प्रूव करके आके दिखाए। रुको जरा, सबर करो। अब हम कर सकते हैं रिकॉर्ड, दैट्स फाइन। एक सेकंड, सवाल क्या है? तोशा खाना के हवाले से, आपका नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। क्या? कि किसी के बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे आके डिक्टेट करे कि मैंने क्या सवाल करना है और क्या नहीं करना। तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची इन द ईयर 2011-12। आप पिक्चर, इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? नहीं। बंद कर दें जरा प्लीज। कि मुझे कोई प्रूव करके आके दिखाए। मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है। नहीं, मेरे पास है ही नहीं डिटेल, मुझे पता ही नहीं है। ये एक सेकंड, जरा इसको काटे। मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या है? हमने सहाफत की है इस तरह डंके की चोट पे। मुझे ऑनेस्टली इसका नहीं पता। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक जरूर करूँ। आप चेक कर लीजिएगा, चेक ये कर, प्लीज काइंडली। डोंट वरी। ये मंसूर अली खान है, आपका नहीं, मैं जनरली बात कर रहा क्या? हूँ। मैंने उसी दिन, जिस दिन उन्होंने आज से 1 साल पहले ये साइफर लाया था, उस वक्त मैंने कहा था रंगबाजी हो रही सारी। आज साल हो गया, किधर गया वो सब कुछ? गायब। सुन लिया आपने। अब मैं इनको वाजे कर दूं, देखिए बात सुने। आप दूध तो बेचते नहीं जिसमें पानी डालकर बेच देंगे, या मैं तो बेचता नहीं। आप पासपोर्ट के दफ्तर में कोई डायरेक्टर तो है नहीं कि आप किसी को पासपोर्ट बना के देंगे। आप पुलिस के एसपी, डीआईजी, डीपीओ, आरपीओ या मुहर्रर तो है नहीं कि जाली या झूठी या सच्ची एफआईआर दर्ज करेंगे। तो आप फिर मुझे बताइए, आपने करप्शन कौन सी करनी है? एक गुलूकार जो है, सिंगर है, वो क्या करप्शन करेगा? वो 2 गाने कम सुनाएगा, जाहिर है पैसे लेने के बावजूद। इंटरटेन नहीं करेगा लोगों को पूरी तरह से, पूरी जान नहीं मारेगा। उसकी करप्शन यही होगी ना। आप एक सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी के तौर पर आप क्या करप्शन करेंगे? आप अपने बयानिए की करप्शन करेंगे। आप झूठ बोलेंगे, जो चीज़ आपको सूट करती है वो बोलेंगे, और सच से किनारा कशी करेंगे। मसलन अरशद शरीफ बहुत ही करीब था मिलिट्री जर्नल्स के, उसे बहुत अच्छी तरह से उनकी कैपेबिलिटीज़ का भी पता था, लेकिन उसने ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी दे दी। दूसरी तरफ आपने क्या कुछ किया वो सबको पता है। फाइनेंशियल करप्शन ऐसे ही नहीं होती कि आप डायरेक्ट लफाफा पकड़ते हैं। लफाफा पकड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मसलन अगर आप मिलिट्री जर्नल्स की कसीदा गोई करें, मरियम नवाज़ की कसीदा गोई करें, आपको स्पेशल एक्सेस हो कि आपको इंटरव्यू भी मिल जाए मरियम नवाज़ का, तो फिर हम टीवी हो या कोई और चैनल हो, उसके लिए बहुत आसानी होगी आपको 10, 15, 20 लाख अजाफी देकर नौकरी देने की। तो फाइनेंशियल करप्शन ये नहीं होती कि आप किसी से डायरेक्टली पैसे मांग लेते हैं। वो तो आप ना कहीं डिप्टी कमिश्नर हैं, ना आरपीओ हैं, ना कभी वजीर रहे हैं, तो वो तो आपने डायरेक्ट पैसे कहाँ से मांगने हैं? तो आप करप्शन यही कर सकते थे, खबर देने की करप्शन कर सकते थे, जो आप लगातार कर रहे हैं। साइफर को झूठा कह के हर जगह पर आप जितना झूठ बोल सकते थे, माजरत के साथ उतना आपने झूठ बोला। जितना बयानियाँ आप गदला कर सकते थे, गंद मार सकते थे, सोने को तांबा बनाकर या पीतल बनाकर या लोहा बनाकर पेश कर सकते थे, वो आपने किया। यही आप कर सकते थे और वो आप कर रहे हैं। हाँ, अगर कभी आप वजीर मशीर बनेंगे तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप दबा कर करप्शन करेंगे, क्योंकि करप्शन एक आदत होती है। अगर आप बयानिए में करप्शन करेंगे तो जिस दिन आपके पास कुछ सब्सटेंशियल, कुछ ऐसा काम होगा जहां पर आप डायरेक्टली बेनिफिशरी हो सकेंगे, तो वहां भी करेंगे। तो ये हमें ना बताइए। मैंने मीडिया को भी हैंडल किया हुआ है, चैनल्स को भी हैंडल किया हुआ है, चैनल ओनर्स को भी हैंडल किया हुआ है, आपके हम टीवी के चैनल ओनर्स को भी, सभी को हैंडल किया हुआ है। तो ये मुझे ना बताइए कि आपने फाइनेंशियल करप्शन की है या नहीं, जब आप ये बयानियां बेचेंगे और आके बताएंगे कि मैं इदारे से मिलके आया हूं, इदारा ये कहता है, इदारा वो कहता है। जब एक शख्स को आप इदारा बनाकर बेचेंगे लोगों के सामने, साइफर को रंगबाजी कहेंगे, मरियम नवाज के जुमलों को काट के फिर कहेंगे कोई किसी का बाप भी मुझे नहीं बता सकता, तो और मुझे बताएं करप्शन किस चीज़ का नाम है और करप्शन किस चीज़ की करनी है आपने? मुझे बता दीजिए ना, क्या आपने कोई फ़र्द निकाल के देनी किसी को जिसके आपने पैसे पकड़ने? मेरा सिर्फ आपसे इख्तलाफ ये है कि अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो फिर आराम से कीजिए। ये मामा मुदा क्यों बनते हैं? इसके साथ साथ आप ब्रैक क्यों करते हैं कि आप बहुत अकले कुल भी हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट जर्नलिज्म भी करते हैं? एवरीबॉडी नोज यू आर अ टाउट जोकर, नथिंग मोर देन दैट, एवरीबॉडी नोज। सो इसलिए मेहरबानी करके ये मेरे से डायरेक्ट सवाल ना पूछा करें, मैं फिर आपको जवाब दूंगा। क्योंकि आपने अभी, मैं बोला इसलिए हूं कि आपने एक इंटरव्यू में कहा कि शहबाज गिल साहब से पूछे क्या मैंने करप्शन की। रोज़ करते हैं आप, एक दिन की है, रोज़ करते हैं। बयानिए को गदला करके आप पेश करते हैं। एक सियासी जमात के लोगों को लौंडा लपाड़ा कहते हैं आप, और लोगों ने वापस खैर आपका नाम डाल दिया, वो सब कुछ। तो आगे चलते हैं। मेरा मुख्तसर आपको यही मशवरा है कि जो जिसी के, वो कहते हैं ना कि मुफ्त की शराब, एक मुहावरा है, काजी भी नहीं छोड़ता। तो वो मुहावरा यही है कि जब सामने होती है कोई चीज़ तो तब करप्शन का पता चलता है। तो आपका तब पता चलेगा, उस दिन पता चलेगा जिस दिन आपके पास वाकई कोई ऐसा हुकूमती ओहदा होगा,
अगर आपने कभी लिया तो, या आपका तभी पता चलेगा जब आपका इंटरेस्ट होगा वहां आप क्या करते हैं। जो आपका सामने है उसमें आपने करप्शन करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, जितनी आप कर सकते थे उतनी आपने दबा के करप्शन की है। तो बुनियादी तौर पर जब आप में इंटेग्रिटी ना हो, और वो किसी एक चीज में होती है, वो दूध में पानी मिलाने वाले में भी हो सकती है और बयानिए में 2 नंबरी मिलाने वाले की भी बराबर की इंटेग्रिटी जो है वो कंप्रोमाइज्ड है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।